हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 यानी आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे सभी प्रश्न कई सालों में रिपीटेड प्रश्नों में से एक हैं और यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि प्रत्येक प्रश्न के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएँ। प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे हम आपको बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं और यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट में एक्स प्लस 2 बराबर 0। सेकेंड है एक्स प्लस 1 बटे में एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर 5। और फोर्थ है 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण के लिए कंडीशन क्या क्या होती है, कैसे हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि उसके जो चर हैं उसकी मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए, पहली चीज़। और क्या होनी चाहिए, जो घातें हों वह पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी चीज़, और जो घात है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब पूरी पूरी संख्या, जैसे 1 2 3 4 यह सभी ऐसे ही आगे तक। तो यह सभी पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब वह संख्या ना तो दशमलव में हो और ना ही भिन्न के रूप में हो। ठीक है, वह संख्याएं क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। जो कंडीशन यहाँ पे द्विघात समीकरण के लिए होता है वही कंडीशन बहुपद के लिए भी होता है। आगे एक प्रश्न लिया गया है इसलिए पहले ही आपको बता देते हैं। तो क्या होना चाहिए, घातें पॉजिटिव होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए और मैक्सिमम घात जो है 2 होनी चाहिए। अगर अब एक चीज़ और, अगर कोई संख्या रूट में है, चर ध्यान रखना है, चर अगर रूट में है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चर को जब हम यहाँ पे रूट हटाते हैं तो इसका मतलब होता है उस पर पावर 1/2 हो जाता है। यानी रूट x है और इस पे से अगर हम रूट हटाएं तो x पे पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो वह चर नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वह इस रूप में होना चाहिए, कहीं पे भी आपको दिखे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट में x प्लस 2। तो अभी हमने बताया कि रूट में होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो यह ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे में चलते हैं, तो x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है। अब यहाँ पे 1 बटे में x है तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर -1 हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा, यह भी गलत आंसर हो गया। थर्ड ऑप्शन में भी वही चीज़ है कि 1 बटे में एक्स स्क्वायर है, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 बटे में एक्स स्क्वायर को जब x को ऊपर लेकर जाएंगे तो x पे पावर -2 हो जाएगा, तो यह भी रॉन्ग हो गया। अब जब 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए तो चौथा वैसे ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह 2 घात यहाँ पे है, मैक्सिमम घात 2 है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, 2x प्लस 3y बराबर 18 x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है x बराबर 3 y बराबर 4। सेकेंड ऑप्शन है x बराबर 6 y बराबर 2। थर्ड ऑप्शन है x बराबर 0 y बराबर 6 और फोर्थ ऑप्शन x बराबर 3 y बराबर 4। अब यहाँ पे इन दोनों को हल करने पर आपको x और y का मान बताना है। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कि जो प्रश्न दिया गया है इसमें हम किसी एक चर को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे केवल x है, यानी हम अगर इसको मान लें, यह वाला जो समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर दे तो x वाला पद हमें बराबर मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करके और समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में जब 2 से गुणा करेंगे तो सभी पदों में गुणा होगा। 2x माइनस 2 2 जा 2 दूनी 4, 4y बराबर 4। और इसमें इसको ऐसे ही लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 18। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे तो सभी का चिन्ह बदल देंगे, तो यह क्या हो गया, यह तो कट गया। यहाँ पे देखिए -4 -3y और -4y, तो यह दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7y, तो यह हो गया 7y बराबर 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में से 4 जाएगा 14 और माइनस में होगा माइनस माइनस मिलकर प्लस, y बराबर क्या हो गया 7 दूनी 14।
अब हमें y का मान तो 2 आ गया, अब देखेंगे अब क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक तरीका और भी है कि अब हमें y का मान तो कन्फर्म हो गया, तो 2 है, तो हम देखेंगे कि क्या कई ऑप्शन में y के मान 2 हैं या किसी एक कई ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y का मान इसमें 2 नहीं है, केवल इसी में 2 है, बाकी कहीं पे नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में है, तो y का मान 2 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम चाहें तो डायरेक्ट इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर हमें एक मान कन्फर्म हो गया कि हमें y का मान कन्फर्म हो गया कि 2 ही है, ठीक है, यह सही है, तो बाकी और किसी में y का मान 2 नहीं आया हुआ है, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हमें x के मान को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम चाहें तो y के मान को किसी समीकरण में 1 या 2 में किसी में भी रख दें तो हमें x का भी मान मिल जाएगा। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे सीधा ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा, बहुपद नहीं है पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है √3x² माइनस 2√3x प्लस 5। सेकेंड ऑप्शन है 9x² माइनस 4x प्लस √2। थर्ड ऑप्शन है 3/2x³ प्लस 6x² माइनस 1/√2x माइनस 8। और फोर्थ ऑप्शन है x प्लस 3/x। देखिए प्रश्न में नहीं पूछा हुआ है। अभी हमने बताया कि जहाँ पे भी अगर चर जो है रूट में दिखेगा, ठीक है, तो वह बहुपद नहीं होगा। जो कंडीशन हमने द्विघात के लिए बताया वही कंडीशन बहुपद के लिए होता है। द्विघात के लिए प्रश्न नंबर 1 में हमने अभी जस्ट बताया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि क्या यह बहुपद है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए रूट में तो है लेकिन चर रूट में नहीं है। चर का मतलब चर x हो चाहे y हो, यहाँ पे चर x है तो यह रूट में नहीं है, तो यह तो एक बहुपद होगा, ठीक है ना, यह एक बहुपद होगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी यह √2 तो है लेकिन यह चर नहीं है, तो यह भी एक बहुपद होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3/2 है, चर यहाँ पे कहीं पे भी बटे में नहीं है, तो यह भी एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वह बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 4 है यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम लिखेंगे तो इस रूप में हो जाएगा x प्लस 3 और इस x को ऊपर लेकर जाएंगे तो x पे -1 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे चर की जो घात है वह ऋणात्मक हो गई, तो यह जो है बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, x प्लस 3/x। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन है 14,35, सेकेंड ऑप्शन है 18,25, थर्ड ऑप्शन है 31,93 और फोर्थ ऑप्शन है 32,62। तो देखिए यहाँ पे सह अभाज्य का मतलब क्या है कि ऐसे या जो युग्म यानी जोड़े में नंबर दिए गए हैं, एक एक जोड़े नंबर प्रत्येक ऑप्शन में दिए गए हैं, तो सह अभाज्य का मतलब कि ऐसी जो दो संख्याएं हैं जिनके बीच का जो HCF हो वह 1 हो, यानी कुछ भी कॉमन न मिले, तो वह क्या कहलाएंगी, वह कहलाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे अब देखते हैं, देखिए 14 और 35, तो ये 7 के पहाड़ा में दोनों आते हैं, तो यह तो सहअभाज्य हुए नहीं। अच्छा दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 और 25, चलिए इसको भी अभी देखते हैं। 31 और 93, तो 31 में देखिए 3 का गुणा करेंगे 93 आएगा, तो यह भी सहअभाज्य नहीं है। 32 और 62, तो यह दोनों 2 से कटने वाले नंबर हैं, ये अभी सहअभाज्य नहीं होंगे। यहाँ पे 18 और 25 यही सहअभाज्य हैं, क्योंकि इसका अगर हम गुणनखंड करें तो हमें इसमें से कोई भी संख्या 1 के अलावा कॉमन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर जैसे देखिए 18 का करें तो 2 तिहाई 6 त्रिक के 18 और 25 का आप गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका HCF कुछ भी हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जिसमें कॉमन नहीं मिलता है HCF 1 होता है और वही सहअभाज्य कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18,25। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, चलिए समझते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 तथा 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद होगा, फर्स्ट ऑप्शन है -40, सेकेंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 28 और फोर्थ ऑप्शन है 36। यहाँ पे प्रश्न को समझते हैं। देखिए आपसे प्रथम पद पूछ रहा है, हम मान लेते हैं कि श्रेणी का जो प्रथम पद है वह A है। क्या है, श्रेणी का प्रथम पद A है, सार्वंतर -4 दिया हुआ है, 10वां पद 8 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 10वां पद बराबर हो जाएगा, क्या होता है, A + n-1 × D, यह सूत्र होता है, ठीक है ना। 10वां पद का मान दिया हुआ -8, तो यहाँ पे लिख देंगे -8
बराबर ए का मान निकालना है प्लस 10वां पद यानी 10वां यानी n का मान क्या हो गया 10, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, देखिए सार्वंतर क्या बोला हुआ है -4, ठीक है ना। यहाँ से देखिए -8 प्लस 1 -8 यहाँ पे -8 इक्वल टू, ठीक है ना, -8 इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे देखिए 10 में से 1 गया 9, 9 और 4 का गुणा होगा तो 9 चौके 36, यह कितने हो जाएगा -36। पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा -8 और यह माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर ए, ठीक है ना। -8 प्लस 36 बराबर ए। अब 36 में से 8 को माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी ए का मान क्या आएगा 28 आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, 28 यहाँ पे आया हुआ है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 13 और फोर्थ ऑप्शन है 17। तो आइए यहाँ पे अब देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे बोला हुआ है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे इस ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यह जो बिंदु दिए गए हैं इसमें x1 y1 और x2 y2 पहले फाइंड आउट करते हैं। तो पहला मान आपका x1 होता है, दूसरा मान y1 होता है। वैसे यहाँ पे पहला मान x2 और दूसरा मान y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को पूछ रहा है तो उसको हम d से प्रदर्शित कर देते हैं। सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह सूत्र होता है आपका। यहाँ से मान रख देते हैं। देखिए x2 का मान क्या है 12 -12 माइनस x1 का मान क्या है 5, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 0 और y1 का मान क्या है 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए रूट लगा देंगे। यहाँ पे 12 और 5 क्या हो जाएगा 17, दोनों माइनस में है तो -17 और -17 का जब स्क्वायर हो जाएगा तो अब प्लस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289, इसका वर्गमूल लेंगे तो 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 17 आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि 17 आया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 में आपका 17 आया हुआ है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 10 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 15 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 20 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 30 डिग्री। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई साल में यह रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे थीटा का मान ज्ञात करेंगे। बोला हुआ है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1। यहाँ से देखिए 2 को जब इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2, ठीक है ना, 1/2। यहाँ से देखिए cos 3 थीटा बराबर cos 1/2 किसका मान होता है, तो आप जानते हैं cos 1/2 cos 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे cos 60 अंश, ठीक है। cos से cos क्या हो गया कट गया, 3 थीटा बराबर 60 अंश, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यह 3 कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी 60/3, तो 3 दूनी 6, 20 डिग्री होगा, यानी थीटा का मान क्या आ गया 20 डिग्री। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, 20 डिग्री, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री। प्रश्न को समझिए, यहाँ पे छोटा सा चित्र बनाते हैं। एक मीनार, यानी यह एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बोला हुआ है 20 मीटर, क्या बोला हुआ है 20 मीटर। कह रहा है ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया, तो यह क्या होगी ज़मीन होगी, ठीक है ना, यह क्या होगी ज़मीन होगी। अब जब इसकी छाया कितनी बन रही है 20 और √3, ठीक है, इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह क्या एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में यह जो साइड है यहाँ पे यह क्या हो गया लंब हो गया और यह क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब बटे आधार कौन बताता है, tan थीटा बताता है ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर लंब है 20 और आधार क्या है 20√3, 20 से 20 कट गया। अब यहाँ से आप देखिए कि tan थीटा बराबर tan
1/√3 किसका मान है? tan 30 अंश का मान है, ठीक है ना। 1/√3 tan 30 अंश का मान है। अब यहाँ से tan से tan कट गया तो थीटा बराबर क्या आया? 30 डिग्री। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, 30 डिग्री। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 4। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और इसी प्रश्न में एक प्रश्न और हम आपको बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे देखिए यह एक वृत्त है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए हम मान लें कि यहाँ पे वृत्त पे एक बिंदु स्थित है, ठीक है ना। वृत्त पे यहाँ पे एक बिंदु स्थित है। अब अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? यही ना स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। कहीं पे भी हम एक बिंदु ले लें, किसी वृत्त पे कहीं पे भी एक बिंदु, तो उस एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। हम कहीं भी वृत्त के किसी भी पॉइंट पे लें तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। लेकिन देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा अगर घुमा देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या रहेगा? वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो उसका आंसर 2 हो जाएगा। अब उसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। देखिए एक ही प्रश्न में हम आपको 2 आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, यह ध्यान रखना है। प्रश्न के आंसर को अब समझिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न में यह बोला तो यह आंसर हो जाएगा। प्रश्न में अगर ऐसे बोल देगा कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अगर मैं कहूं कि एक बिंदु यहाँ पे स्थित है तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उसमें आंसर हो जाएगा 2। कैसे? देखिए एक स्पर्श रेखा यहाँ से और दूसरी यहाँ से, ठीक है ना। यानी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और उन बिंदुओं को मिलाएंगे अगर तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? तो 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। तो अगर इसी प्रश्न को घुमा देगा तो तब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिलहाल में इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यह प्रश्न नंबर 10 क्या है? यदि समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फर्स्ट ऑप्शन है 4πr², सेकंड ऑप्शन है 6πr², थर्ड ऑप्शन है 3πr², फोर्थ ऑप्शन है 8πr²। देखिए बोला हुआ है समान त्रिज्या के r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है। देखिए आधारों से 2 अर्धगोलों को कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए ऐसे, इस टाइप से यह एक अर्धगोला हुआ और दूसरा जो अर्धगोला हुआ इसके ऊपर इस टाइप से। अब जब 2 अर्धगोलों को जोड़ा जाएगा तो इसमें यह जो आधार का जो क्षेत्रफल है इसको नहीं जोड़ते हैं, आधार के क्षेत्रफल को उसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। हमने जब आपको चैप्टर 12 करा रहे थे तो उसमें ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न हमने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो आधार के क्षेत्रफल को उसमें नहीं जोड़ते हैं। अब यहाँ पे एक गोला देखिए, अर्धगोला नीचे है, एक अर्धगोला ऊपर है। अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। यहाँ पे 2 गोले हैं तो हम क्या कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे, यानी यह हो जाएगा 4πr²। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा 4πr²। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए गुड लक स्टूडेंट्स। अच्छी तरह पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें और अधिक से अधिक मार्क्स गेन करें। अगर आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको 90+ की तैयारी कराने वाला हूं। इस बात में कोई डाउट नहीं है। पूर्ण रूपेण जो है यह गारंटी है, क्योंकि हम आपको अलग अलग मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 से 15 साल के पेपर को आपको हल कराने वाले हैं, जो कि कंटिन्यू हो चुका है। और इस चैनल पे सभी चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। मात्र 2 चैप्टर लास्ट के बचे हुए हैं, बहुत जल्दी वो अभी कंप्लीट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल से एक बार जरूर जुड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।